हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत लेक्चर नंबर 6 पे बात करेंगे। इज द मेन एंड कोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण अकॉर्डिंग टू नीट एंड 11th बोथ। सो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन से क्या समझे? शरीर में सूसू कैसे बनती है, शरीर में मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। और बेटा, अगर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आएगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया तो आज के बाद ये चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, आज का टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, पहला क्वेश्चन, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉल्ड भाई, कोई तो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या बन रहा है, यूरिन फॉर्म हो रही, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरोपोएसिस। क्या बोलते हैं बेटा? यूरोपोएसिस। ये बात क्लियर करो। अब दूसरी बात, क्या शरीर में सिंगल स्टेप में यूरिन बन जाती है या ये मल्टी स्टेप है? एक एक चीज को बड़े ध्यान से, मैंने कहा कि जो यूरोपोएसिस है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है या मल्टी स्टेप प्रोसेस? तो माय डियर, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अब हम यहां पे बात करते हैं स्टेप की। टोटल स्टेप कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला स्टेप बेटा कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये पहला स्टेप है। यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप जो होता है, इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप यहां पे कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरे स्टेप को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए अभी कंटिन्यू रखते हैं इसको और आगे समझते हैं बात को, कि पहले स्टेप को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। पहली बात समझो ये, यानी इसमें होता क्या है, जरा मोटी मोटी बात समझो। जैसे ये नेफ्रॉन है, ये इसका नेफ्रॉन का पहला पार्ट, क्या नाम बताया था इसको हमने? ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल
ठीक है। दूसरा इसके ऊपर रीनल आर्टरी ऐसे इसके ऊपर से पास आउट होती है, ऐसे पास आउट होती है। जो जाने वाली है उसे एफरेंट बोला गया था, और जो इधर से होकर के पास आउट होकर आ रही इसे इफरेंट बोला गया था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल के ऊपर से पास आउट होगा ऐसे, तो यहां से ब्लड से कुछ पदार्थ छन करके यहां पे आ जाएगा ऐसे। इस प्रकार ब्लड के फिल्ट्रेशन की घटना को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस ग्लोमेरुलस में पूरा होता है, इसलिए इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब बात नंबर 2, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो क्या हुआ कि यहां पर जो ये छन के आया है, ये जो छन के आया है इसमें 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक तो वेस्ट है और दूसरा बेनिफिशियल भी आ गए। दोनों आ गए और दोनों आ जाते हैं, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जहां पर ऐसा नहीं था कि केवल वेस्ट वाले ही आए, वेस्ट के साथ साथ बेनिफिशियल सब्सटेंस भी आ गए। अब क्या होगा कि ये जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है, बताया था ना, जो इधर आएगा उसको पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कहते हैं, उससे बेनिफिशियल सब्सटेंस को वापस कहां भेजा जा रहा है, ब्लड में वापस भेजा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहां पर सेलेक्ट करें, सभी को नहीं लेना है हमें, वेस्ट वाले को आगे जाने देना है। जो बेनिफिशियल है, जो लाभदायक है, उसे यहां से उठा करके वापस ब्लड में भेजते हैं। अब बात नंबर 3, जब यहां फिल्ट्रेशन हो रहा था तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस चोरी से भाग गए इधर, जो यहां पे नहीं फिल्ट्रेट हुए, चोर हैं, उनको वापस ब्लड से यूरिन फॉर्मेशन के अंतर्गत इधर भेजा गया। तो देखो यहां पर 3 तरीके के निशान बने हैं। पहला स्टेप क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो ये है जब यहां से इधर आएगा। दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जब इधर से इधर बेनिफिशियल जाएंगे। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जब ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट वापस कैप्सूल में आएंगे, तो इसे हम बोलेंगे बेटा क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। आज की क्लास बच्चों हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस बात को लेकर के, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को लेकर के हम इस पर फोकस करेंगे। तो अब देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ब्लड के फिल्ट्रेशन का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन, रुधिर के छनने की पहली प्रोसेस है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। किसके द्वारा कंप्लीट होती है, कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस। इसीलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी इसको कहते हैं।
कैरीड आउट बाई, अगर पूछा जाए कहां पे कंप्लीट होता है तो कैरीड आउट बाई ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के द्वारा कंप्लीट होता है। और यही कारण है कि इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस जगह पर एक बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि यहां से ब्लड आ रहा है, ये एफरेंट है और ब्लड इधर से आ रहा है, ऐसे यहां से ब्लड आ रहा है और इधर से ब्लड वापस जा रहा है। ये बात किडनी के अंदर की हो रही है। ब्लड का फ्लो क्या है? ये फ्लो। इसमें से कुछ पदार्थ क्षन करके, ब्लड से क्षन करके कहां आ जाते? बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। लेकिन कभी आपने सोचा कि यहां से क्यों छन जाता है? बाकी जगह तो ब्लड नहीं छनता है। यही बात सबसे मेन समझने वाली है कि यहां से क्यों छन रहा है। पूरे शरीर में ब्लड घूमता हुआ और को तो कहीं नहीं छन रहा, यहां पे क्यों छन रहा है? यहां पे इसलिए छन रहा है क्योंकि इसकी जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहां पे इसकी बनावट बेटा बहुत विशेष होती है और इसको हम कहते हैं फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती, बड़े ध्यान से समझना इसको। यहीं से क्यों छनता है तभी जान पाओगे। पहले तो आप देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। पहली चीज आपको ये दिख रही ब्लड कैपिलरी लाल कलर से, और फिर ये आपको जो दिख रही है ये ग्लोमेरुलस फिल्टर की दीवार आपको दिख रही। नहीं भी दिख रही तो मैंने ये मोटा कर दिया, आप दिख रही होगी ऐसे। इसकी जो बनावट है इस डायग्राम में आपको दिखेगी नहीं कि यहां से क्यों चल रहा है। चलिए इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। पहली बात तो जैसे ये हमारी ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज पर हमने आपको एक बात बताई थी कि केवल इंडोथीलियम पाई जाती है, ट्यूनिका लेयर यहां पर एब्सेंट होती। बोलो याद आया? याद आया कि नहीं याद आया? तो ये क्या आपको दिख रहे हैं, ये है ब्लड कैपिलरीज। यहां पर जो दिख रहे हैं ना, ये जो गैप दिख रहे हैं बीच बीच में, ये गैप ये दिख रहे हैं। अब ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। दो कैपिलरीज के बीच में ये गैप दिख रहा है, ये दिख रहा है ना गैप। इस गैप को हम कहते हैं फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं इसको? फेनेस्ट्रा, मतलब गैप कह लो या छोटे छोटे छिद्र कह लो। इन कैपिलरीज के बाद देखो यहां पर जब आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सटी हुई दिख रही, लेकिन ये सटी हुई नहीं है। इसके बीच में यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से छोटा सा गैप है। और ये गैप मैंने आपको बताया था, कहां पे बताया था? एनिमल टिश्यू में बताया था कि इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये सारी ब्लड कैपिलरी रेस्ट करती या स्थित होती। ऑल ब्लड कैपिलरीज आर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए बात नंबर 3, ये जो ब्लैक कलर की आपको दीवार दिख रही है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्टर की दीवार दिख रही है, या बोमेन्स कैप्सूल की वाल, ये चीज ये दिख रही ना, वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल।
इसमें एक बड़ी खास बात है, डाउट काउंटर पे कई क्वेश्चन इससे आए मेरे पास। ये बेटा बनी होती है खास प्रकार की सेल से, और इन खास प्रकार की सेल्स को हम कहते हैं क्या? पोडोसाइट सेल्स। क्या बोला मैंने? पोडोसाइट सेल्स। सर पोडोसाइट सेल क्यों कहते हैं इसको? बेटा पोडोसाइट सेल कहने का मतलब हमारा केवल यहां पर यह है कि इनके ऊपर ये, जैसे अमीबा में ऐसे उभार पाए जाते हैं। पोडो का मतलब यहां पर पैर से है, और साइट सेल्स का मतलब नाम है। इसकी प्लाज्मा ये पोडियम बनाती है, फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाती, इसलिए इनको हम पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। तो जनरली ये जो वाल है, जो इसकी बोमेंस कैप्सूल की जो वाल है, ये किससे बनी है? पोडोसाइट सेल से मिलकर के बनी होती है। ये हो गई हमारी पोडोसाइट सेल्स। तो पहले क्या था? ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद ब्लड कैपिलरीज किस पर स्थित है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। और फिर नीचे ये पाई जाती पोडोसाइट सेल्स पाई जाती। और पोडोसाइट सेल्स आपस में सटी हुई नहीं है, इनके बीच में ये गैप पाया जा रहा है। गैप कि नहीं पाया जा रहा? दिख रहा है। इसे हम कहते हैं स्लिट या पोर। स्लिट ऑब्लिक पोर which are present between the podocyte cells of the wall of Bowman's capsule। इतनी बात क्लियर हुई। तो कुल मिलाकर के ये जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है, ये 3 लेयर से मिलकर के बनी है। क्वेश्चन आया हुआ है। पहला लेयर इसका क्या है? इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ये पहली लेयर इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। दूसरा लेयर क्या है? ये पहला लेयर हो गया। दूसरा लेयर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा लेयर क्या है? यह है इपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। इपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। अब बेटा देखो, इन्हीं स्लिट के कारण, जो ये बीच में स्लिट दिख रहे हैं, ऊपर फेनेस्ट्रा दिख रहे हैं, पोडोसाइट सेल्स की वजह से इस की जो परमीबिलिटी है, यहां से मैंने क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन क्या था कि यहीं से क्यों फिल्टरेट होता है? इसकी इस बनावट के कारण ये जो परमीबिलिटी है, ये परमीबिलिटी अन्य सेल्स की तुलना में 100 to 500 टाइम्स ग्रेटर हो जाती। कितनी ज्यादा हो गई? यहां पे लिखते हैं परमीबिलिटी ऑफ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन इज 100 to 500 टाइम्स ग्रेटर देन नॉर्मल सेल। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बहुत ध्यान से बात को समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। थ्योरी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, और क्लियर नहीं हुआ तो आगे चैप्टर आना भी नहीं है, आपको ये बता देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर अगले स्टेप पर। हाँ जी सर। तो अब यहां पर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्रा फिल्टरेशन की। आखिर क्षमता क्यों है, क्यों छल जाता है? अभी तो जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन पढ़ी ना आपने, वो सिर्फ ये आपको डिस्क्राइब कर रही है कि फिल्टरेशन कहां से होता है। अब हम क्या बात करेंगे यहां पर बेटा? अब हम बात करेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। अब ये बात यहां पर जानेंगे। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर आप ये मान लें कि ये एक मोमेंट कैप्सूल, और ये क्या है? अब तक तो यार याद हो जाना चाहिए, कितनी बार ये बात बता चुका हूं कि ये एफरेंट और
जो बाहर पास आउट हुई ये इफरेंट। ठीक है, हर बार इधर में मोटी बनाता हूं और इधर में क्या बनाता हूं, पतली बनाता हूं। क्यों बनाता हूं? मुझे बनाना नहीं आता क्या? अरे यार मुझे बनाना आता है। ये मैं इसलिए बनाता हूं कि ये होती ऐसी है, यानी ये जो एफरेंट है, ध्यान से समझना बात को, ये जो एफरेंट है इसका डायमीटर, मोर डायमीटर, ये अधिक चौड़ी है, और ये जो इफरेंट है, इफरेंट, इसका डायमीटर, चौड़ाई कैसी है, लेस है। अब तुम अच्छा सोचो, एक बात सोचो, एक मोटे पाइप को एक पतले पाइप में सॉकेट लगा के खोल दो, क्या हो जाएगा? पतले वाले पाइप का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी बनावट के कारण इसका डायमीटर ग्रेटर देन द इफरेंट, ब्लड यहां से आ रहा और प्रेशर से आ रहा, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी तो लग रहा, नहीं लग रहा, और इधर से जा रहा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो वाली है मोटी, ये वाली है पतली, जिसकी वजह से यहां पर एक फोर्स जनरेट हुआ, ऐसे एक फोर्स यहां पर जनरेट हुआ, और इस फोर्स को, ये जो फोर्स यहां पर जनरेट हुआ है, इस फोर्स को हम कहते हैं क्या? बताओ क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? बड़े ध्यान से समझना, जब भी मजा आएगा। इसे कहते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट, यानी GHP। अब बात ये आ रही कि ये सर कितना प्रेशर यहां पर जनरेट हुआ? बेटा ये प्रेशर जो होता है, ये होता है 60 mmHg, 60 mmHg का फोर्स यहां पर जनरेट हुआ। क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि एफरेंट मोटी है, इफरेंट पतली है। तो जब मोटा पाइप पतले में खुलने वाला है या खुला, तो यहां पर सेंटर में यानी ग्लोमेरुलस में, बोमेन कैप्सूल्स के ऊपरी पार्ट पर एक स्पेसिफिक फोर्स जनरेट हुआ, जिससे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बात क्लियर हो? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रेशर को अपोज करने वाले भी प्रेशर है, क्योंकि यहां से जो फिल्ट्रेट होकर तैयार है। देखो एक बात सुनो, यहां पर कई सारे दोस्त थे, ये दोस्त थे, ये दोस्त साथ साथ चले आ रहे थे, तो इनमें से कुछ दोस्त इधर भागने वाले हैं, तो इनको रोकने के लिए जो ये वाले दोस्त है ना, ये देखो कैसे रोकते हैं इसको कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये फिर भी जाते हैं। पहली चीज देखिए क्या है, CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये CHP क्या है ये देखो पहले। देखो एक बात सुनो, ये कभी खाली नहीं होता है, ये कभी खाली नहीं है, यहां पर ऑलरेडी कुछ मटेरियल पहले से प्रेजेंस होता है, ऐसे यहां पर कुछ, यहां पर पहले से फिल्ड होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, पानी होता है, ब्लड से, इससे पहले भी तो कभी ब्लड चढ़ा है ना। तो इस बोमेन्स कैप्सूल में जो पहले से फ्लूइड उत्पन्न भरा होता है, भाई ऑलरेडी ये चीज भरी हुई है, और ऊपर से कोई चीज आ रही है तो वो उसे पसंद नहीं करेगी, वो उसे पसंद नहीं करेगी, तो क्या करेगी, इधर से एक अपोजिट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ऐसे, और ये फोर्स कहां से जनरेट हो रहा, कहां से जनरेट हो रहा, बोमेन्स कैप्सूल से। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या,
CHP, क्या बोलते हैं बेटा इसको? CHP, CHP बराबर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहां से जनरेट हुआ और क्यों? हमेशा ये GHP का अपोज करेगा। जनरेट इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले से भरा हुआ था, अब ऊपर वाले आने वाले फ्लूइड को ये अपोज करता है। सर ये होता कितना है बेटा? ये होता है 20 mmHg। कितना बताया? 20 mmHg। ऐसे एक और भी फोर्स है। देखो यहां पर मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे साथी हैं। ऐसे ब्लड में जो प्रोटीन होती है, अभी देखो बात हुई थी कि जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है उसमें इस तरीके से गैप पाए जाते हैं, ऐसे गैप पाए जाते हैं। तो छोटे वाले अणु तो यानी जल के अणु जो थे या जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स से जो इससे पास आउट हो सकते थे वो तो पास आउट हो गए, और जो बड़े बड़े प्रोटीन के कण थे वो यहां पर आके फंस गए। अरे भाई छन्नी है ना, छन्नी, तो चाय तो नीचे गिर गई। कौन सी चाय? जो कप में आती है, जो लिक्विड होता है। और चाय की पत्ती कहां रह गई? चाय की पत्ती कहां रह गई? छन्नी में रह गई। तो जैसे चाय की पत्ती छन्नी में रह जाती है, नहीं आती है, तो वो चाय के जाने का विरोध करती। कभी करके देख लेना। छनी हुई चाय को छानना इजिली, और बिना छनी चाय को जब छानोगे जो उसमें पत्ती होती है वो उसमें देर लगती है, धीरे धीरे आती है। और कहीं अगर मलाई हुई तो और धीरे धीरे आती है। तो जो ब्लड में प्रोटीन थी वो आ नहीं पा रही, तो वो भी किस प्रकार, यानी वो भी एक अपोजिट फोर्स यहां पर जनरेट होता है। यहां पर एक अपोजिट फोर्स जनरेट हुआ ब्लड में, जो इसको जाने से रोक रहा है, और इसे हम कहते हैं BCOP। ब्लड कहां लिखूं भाई? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखा इसको? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। याद करो, जब सर्कुलेशन पढ़ाया तो मैंने कहा था कि कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एल्बुमिन। किसकी वजह से? ब्लड में पाई जाने वाली एल्बुमिन प्रोटीन फिल्टरेशन को रोकती है, अपोज करती है। और ये कितना है? ये है 30 mmHg। BCOP कितना है? 30 mmHg। अब जरा यहां पर मौके की बात समझेंगे, मतलब की बात अब मजा आएगा। अब जैसे ये ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट GFR, कोई आपसे पूछ दे कि कितनी तेजी से आ रहा है, ये कितनी तेजी से मूत्र यहां पर या ब्लड कितनी तेजी से यहां पर फिल्टर हो रहा है, तो इसका पूरा नाम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। दर, कितने समय में कितना ब्लड यहां पर किडनी के द्वारा यानी ग्लोमेरुलर के द्वारा छाना जा रहा है। इसके लिए तुम्हें गणित लगानी पड़ेगी। गणित क्या लगानी पड़ेगी? यहां पर गणित ये लगानी पड़ेगी कि एक प्रेशर नीचे लग रहा था, तो चलो यहां पर देखते हैं। तो GFR बराबर फार्मूला बन रहा है कि GHP यानी ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेशर है और ये दो अपोज कर रहे हैं, तो माइनस CHP प्लस BCOP। अब देखो GHP कितना था बेटा? 60 mmHg। CHP कितना था? 20 mmHg। और BCOP कितना था? 30 mmHg। तो अब क्या इक्वेशन कह रही कि 60 माइनस 50 बराबर 10 mmHg।
रिजल्टिंग फोर्स ये बना कि नहीं बना, इससे हम कहते हैं रिजल्टिंग फोर्स ये आ गया। तो 10 mmHg का जो रिजल्टिंग फोर्स था यही हमारा क्या है, GFR। वैसे कुछ किताब बेटा यहां पर लिखती है 10 to 25 mmHg, और इसी की वजह से, इस रिजल्टिंग फोर्स की वजह से जो 10 mmHg का रिजल्टिंग फोर्स ये जीत गया, कौन, GHP, किससे, BCOP से, किससे, CHP से, और इसी की वजह से ब्लड यहां से फिल्टर होकर के अंदर की तरफ आता है। अब देखिए यहां पर एक बात और देखेंगे कि क्या आया और कितना आया, कितने समय में। ड्यू टू ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन प्रेशर यानी GHP, फाइनल कितना आया, GHP 10 mmHg, अकॉर्डिंग टू फ्यू अदर ऑथर 10 to 25। ये ब्लड जो यहां से आ रहा था, ऐसे आ रहा था, वो अभी भी ऐसे ही जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 10 to 25 mmHg के कारण इस ब्लड से बहुत सारा मटेरियल क्षण करके कहां आ गया, कहां आ गया, वोमेन्स कैप्सूल की लुमेन में आ गया, यहां पे आ गया। अब पहली बात तो इसको बोलते क्या है, इसे हम कहते हैं नेफ्रिक फिल्टरेट, इसे कहते हैं नेफ्रिक फिल्टरेट, राइट। सर क्या छना यहां पर, यानी इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या छन के आया, यहां पर क्या छन के आया, ब्लड जब यहां से पास आउट हुआ तो कुछ छना, अब देखो जानने का मन नहीं कर रहा कि सर क्या छना। बेटा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में सबसे पहले तो पानी H2, दूसरा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और इसके बाद और क्या छना, विटामिन्स। लेकिन विटामिन्स के बारे में बात ध्यान रखना यार, क्या ध्यान रखना है कि ओनली वाटर सॉल्युबल, जो जल में घुलनशील विटामिन है केवल वो। कुछ साल्ट भी है, कौन कौन से साल्ट आए, KN एंड NaN, और सबसे बड़ी बात तो अपन भूले जा रहे हैं, और क्या आया, मेन मुद्दा तो यूरिया निकालने का था ना, तो क्या आया, यूरिया आ गया, और क्या आया, यूरिक एसिड आ गया। अब देखो यहां पर ये सारा मटेरियल ब्लड से छन गया, जब ब्लड यहां से आया था तो ये सब ब्लड में था, जब ब्लड यहां से पास आउट हुआ तो ये नहीं था, ये कहां आ गया, यहां पे आ गया, और जब यहां पे आ गया तो इसे क्या बोला गया, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, क्योंकि ये नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर किया गया। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अब इसके पास बचा क्या है, इसके पास क्या बचा, इसके पास यार बचा प्लाज्मा बची, सेल बचे और प्रोटीन्स बची। ये जो ब्लड है इसके पास क्या बचा है, प्लाज्मा बचेगा, और क्या बचा, ब्लड सेल्स बच जाएंगी, और क्या, प्रोटीन। ये फिल्टर नहीं होते, ये फिल्टर होते। क्लियर हुआ। अब देखो इसके रेट की बात की जाए, रीनल ब्लड फ्लो की बात की जाए तो करीब 650 ml पर मिनट, कितना बताया मैंने, 650 ml पर मिनट किडनी में ब्लड पास आउट होता है। क्लियर हुआ। 5 से 5.5 लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट पूरी बॉडी में 1 मिनट में, सर्कुलेशन में बताया गया था। 5 to 5.5 लीटर ब्लड पंप्ड बाय हार्ट
पर मिनट, उसमें से 650 ml किडनी में गया। 1 मिनट में कितना गया? 650 ml किडनी में गया। उस 650 ml में से 1 मिनट में ये जो फिल्टर हुआ वो हुआ 125 ml, यानी NF, नेट फिल्टरेशन रेट बराबर 125 ml पर मिनट। किडनी के द्वारा 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट पैदा किया जाता है या छाना जाता है। अब इसकी गुणा भाग लगा लो तो एक दिन में ये करीब हो गया 180 लीटर पर मिनट, राइट। अभी तो आपने केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा है ना, घबराओ मत कि हम 180 लीटर के हैं नहीं, 180 लीटर यूरिन बन गया। यूरिन नहीं बना 180 लीटर। इसको फिर हम क्या करेंगे? अब इसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा कम करेंगे। केवल कितनी यूरिन बनेगी? इससे केवल यूरिन बनेगी एक दिन में 1.5 लीटर से 1.8 लीटर अप्रोक्सीमेटली पर डे। ये यूरिन की क्वांटिटी है, फिल्टरेट की नहीं है। फिल्टरेट अगर मिनट में पूछा जाए तो 125 ml पर मिनट, और अगर पर डे के हिसाब से पूछा जाए तो एक दिन में इतना यहां पर ये फिल्टरेट बना। अब कैसे इस 180 लीटर को दोबारा फिर से वापस ब्लड में कैसे भेजा जाएगा? इस 180 लीटर फिल्टरेट से केवल 1.5 लीटर या 1.8 लीटर यूरिन कैसे रह जाती है मात्र, ये जानने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर हुई बात?